हो गई प्रेयर? वेरी गुड। चलिए बच्चा, आ जाओ बेटा। सरफेस टेंशन शुरू करनी है ना? बिल्कुल बात नहीं की अपन ने सरफेस टेंशन के बारे में, या की? थोड़ी बहुत की ना। आई थिंक मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन, वहां तक बात कर ली थी, राइट? ठीक है, देखो, तो हमने बात की थी कि सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ ऑन ईदर साइड ऑफ hypothetical line drawn on the free surface of the liquid, right? This is known as surface tension. सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा, अच्छा ये स्केलर क्वांटिटी है ना भाई? स्केलर है वेक्टर है? हेलो, अभी जागे ही नहीं तुम लोग। यूनिट बोलो। न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला m1l0 हो जाएगा और t-2, एग्री? ये होगा ना? सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स जो होगा F इक्वल्स टू T इंटू L हम लोग लिखेंगे, राइट? और याद रहे ये वन साइड पे लगने वाला फोर्स होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो एक साइड पे लगने वाला फोर्स TL होगा। तो अगर दो फ्री सरफेस है तो हमें दोनों तरफ सरफेस टेंशन का फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहां से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं F इक्वल टू TL से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। या एक काम और हम लोग कर लेते हैं। देखो, हम लोग क्या करते हैं कि एक यू शेप फ्रेम लेते हैं, लाइक दिस, ऐसा फ्रेम, और इस फ्रेम के ऊपर एक वायर लेते हैं जो स्लाइडिंग स्टेट के अंदर है, यानी इस वायर को हम ऐसे यहां पे फिक्स कर देते हैं, लाइक ऐसे। इसका जो लेंथ है वो L है। अब तुमने कई बार ऐसा देखा होगा ना, सर्फर जो है, अगर बकेट में से सर्फ आप शेक कर रहे हो और अपनी फिंगर्स बाहर निकालते हो ऐसे, तो यहाँ फिल्म बन जाती है ना? तो एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, इसके जो दो फ्री एंड है ये, इनको ऐसे पकड़ते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं, ऐसे डिप करते हैं और बाहर निकालते हैं। क्या होता है फिर? ये जो क्लोज्ड एरिया है, यहाँ कोई ऐसे सॉफ्ट फिल्म बन जाएगी। हेलो, है ना? राइट। और फिल्म के हमेशा दो फ्री सरफेसेस होते हैं, आगे और पीछे, जहां हवा के कांटेक्ट में होगा लिक्विड, राइट? तो आप मुझे बताइए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एल लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा? TL ना, वन साइड पे, लेकिन पीछे भी तो TL लगेगा। तो जो नेट फोर्स इधर लगेगा वो कितना होगा? हेलो, इस तरफ जो फोर्स लगेगा नेट, इट इज इक्वल टू 2TL। तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखता हूं ऐसे, राइट, और यहां कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो डेफिनेटली ये वायर ऐसे स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। बाय व्हाट एक्सेलरेशन? 2TL/m, ठीक है? लेकिन हमसे कहा जाए कि इसको इस तरफ रोके रखना है, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? एग्जैक्टली 2TL। और फिर हमें पता है कि अगर आप किसी भी फोर्स के थ्रू, कोई एक्सटर्नल एजेंट किसी सिस्टम पे वर्क करता है, तो ईदर दैट वर्क इज यूटिलाइज or it will store in the form of potential energy. If work is utilized, it will always appear in the form of change in kinetic energy. So utilized work is always known as change in kinetic energy. तो जहां कहीं भी आपको change in kinetic energy ऑब्जर्व नहीं हो रही है, लेकिन वर्क हो रहा है, तो आपका सब वर्क तो हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका वर्क यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो फिर क्या होगा? इट विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इसीलिए हम कहते हैं कि जहां कहीं भी आप पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देते हो, वहां हमेशा एक वर्ड यूज करते हो। किसी सिस्टम को, ऑब्जेक्ट को, या किसी को भी आप मूव करवा रहे हो, तो विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या विदाउट चेंज इन इट्स स्पीड, या विदाउट एनी एक्सेलरेशन, इसका यही मतलब होता है कि हम हमारा वर्क यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको स्टोर करना है। तो यहां अगर मैं इस एफ फोर्स के थ्रू इसको स्लाइटली पुल करूं धीरे धीरे धीरे, और इसका एरिया बढ़ाने की कोशिश करूं, लाइक ऐसा कुछ करें हम लोग कि नई सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसे है। और अब हमने क्या किया, फिल्म का टोटल सरफेस एरिया बढ़ा दिया, है ना? आपने इधर कितना फोर्स लगाया? F एक्सटर्नल इक्वल्स टू 2TL, एंड डेफिनेटली आपने इसकी इनिशियल स्टेट से कुछ डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल करवाया, दैट इज इक्वल्स टू x,
right? Now what is the work done by external agent in this case? Work done is equals to F external into x हो जाएगा ना, because of force और displacement same direction में, तो हम बात कर सकते हैं F external is 2TL into x. It can be written as work done is equals to T into 2LX. Now what is the increase in surface area of the film on either side? LX. So what is the total change in surface area? 2LX. So this 2LX is what? Change in surface area. So we can write this must be equals to T delta A. From here we can redefine the surface tension as, surface tension is nothing but it is amount of work done per unit change in surface area. नहीं समझ में आई बात? यहां से यूनिट हो जाएगी जूल पर मीटर स्क्वायर एंड डेफिनेटली इट इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर. डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम मिलेगा. तो अब तक हमारे पास सरफेस टेंशन की दो डेफिनेशन तो ये आ गई. एक हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि फ्री सरफेस जो थी लिक्विड की, उसकी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, ऑलवेज सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, राइट? अब यहां से समझना, देखिए कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट हम यहां डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन. पहला जो हम इस पे बात करेंगे F इक्वल टू TL पे, आपने मच्छरों को पानी की सरफेस पे बैठे हुए देखा है. पहले बहुत कॉमन सा चीजें होती थी कि जहां कहीं भी मॉस्किटोज बहुत ज्यादा हो जाते थे वहां पर केरोसिन का छिड़काव करते थे. और केरोसिन क्या करता है? सरफेस टेंशन को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर देता है. अब सरफेस टेंशन का फोर्स इतना छोटा होता है कि वो एक छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स का वेट बियर कर सकती है सरफेस फिल्म, बहुत ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट का वेट बियर नहीं कर सकती. तो होता ही है कि मच्छर जाके बैठता है, बैठा रहता है, और आपने वहां पर केरोसिन का छिड़काव कर दिया. अब सरफेस टेंशन खत्म. अब क्या होगा? बैठेगा तो डिप करेगा और सिंक करेगा. तैरना तो आता नहीं गरीब को, नहीं समझ में. अब बचा भी लिया तो फिर भी नहीं बचेगा वो. क्यों? अगर पानी में डूब गया मच्छर और आपने उसको निकाल लिया तो भी वो नहीं बचेगा, क्योंकि उसका जो फीदर्स है उनका वेट बहुत कम है, उसकी मसल्स की जो पावर है वो बहुत कम है, और सरफेस टेंशन का फोर्स वहां भी डोमिनेट करेगा. वो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए फीदर्स चिपक जाएंगे. नहीं समझ में आई बात? तो भी नहीं उड़ पाया था. ठीक है, तो बहुत कॉमन सी चीज है कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ ऐसे एजेंट यूज कर सकते हैं जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस को बदल दें, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को बदल दें. यहाँ बहुत फंडामेंटल लेवल पर अगर बात करें, अब जैसे इमेजिन करें, मैं इसको बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, एक सुपरफिशियल आइडिया आप लोगों को दे रहा हूं कि आपको पता है सरफेस टेंशन मॉलिक्यूलर फोर्स है, राइट? तो आपसे जनरली कहा जाता है कि अगर हम लिक्विड के अंदर कुछ ऐसी इंप्योरिटीज मिक्स कर दें जो सॉल्यूबल थी, जिनका आयनाइजेशन हो जाता है, तो सरफेस टेंशन जनरली इंक्रीज होता है. और अगर इनसॉल्युबल इंप्योरिटी मिक्स करते हैं सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है. रीजन इज सिंपल. आपको पता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से लगने वाला फोर्स है, और सॉल्युबल इंप्योरिटीज का मतलब सीधा वो आयंस में डिसोसिएट होगा. तो वहां पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आते हैं उनकी वजह से इंटरेक्शन बढ़ता ही है, कम नहीं होता. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? तो सरफेस टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ने की कोशिश होता है. लेकिन आप इमेजिन करें कि मेरे पास एक इनसॉल्युबल इंप्योरिटी, इसका क्या मतलब हुआ? अब इसको ऐसा तो हल्का फुल्का समझने की कोशिश करें तो ऐसे मान के चले दो चार्जेस थे, उनके बीच में एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल आ गया. अब क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो कम होगा ना. तो वही चीज कहीं ना कहीं किसी लेवल पे होती है कि इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज की वजह से मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वीक पड़ते हैं और कहीं से कहीं सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ओनली जो डेवलप्ड ओनली बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस. क्या मॉलिक्यूलर फोर्सेस? एक और चीज, टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन इन जनरल कम होता है, ठीक है? और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसको अपन बॉइलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं, वहां पर किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन खत्म हो जाता है. तो वाटर के लिए अगर बात किया जाए तो व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर सरफेस टेंशन? इट्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां इसका सरफेस टेंशन खत्म हो जाएगा. अब आप देखें कि ऐसे हम लोग एक निडल लेते हैं, हम एक निडल ले सकते हैं, कोई लंबा सा वायर ले सकते हैं जिसका मास बहुत कम हो. उस वायर को हम चाहें तो पानी की सरफेस पर रख सकते हैं. अगर आप ऐसे रखना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तो बहुत मोटा मार्कर है. मैं आपसे कहूं छोटी सुई नहीं आती, वो छोटी सुई, उसको पकड़ें और पानी की सरफेस पर रखें,
तो क्या होगा? आप जब उसके दो उंगलियों से पकड़ना भी चाहोगे तो वो आपके फिंगर की जो टिप्स हैं उसके अंदर ही रहेगी गरीब। नहीं, ऐसे पकड़ सकते हो उसको आप, देखो यहाँ सरफेस बाहर है। अब बोलो भाई। तो अगर आप ऐसे रखना चाहोगे तो होता ही है कि वो किसी ना किसी हाइट से छूटती ही है, आप उसको जेंटली प्लेस नहीं कर सकते, तो फिर तरीके ढूंढने पड़ेंगे। आप एक ब्लॉटिंग पेपर लें, उस पर निडल रख दें या कोई लंबा सा वायर रख दें पतला सा, और ब्लॉटिंग पेपर के साथ साथ पानी की सरफेस पे रख दें। अब क्या होगा? ब्लॉटिंग पेपर तो कैपिलरी एक्शन से पानी को सक करेगा और सिंक कर जाएगा, लेकिन आपकी नीडल ऊपर तैरती रहेगी। बात समझ में आ गई? एंड डेफिनेटली उसकी फ्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉयंट फोर्स तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सरफेस पे तैर रही है, वो डिप नहीं हुई है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, तो बॉयंट फोर्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वहां जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है उसके फ्लोटिंग के लिए वो कौन सा है? सरफेस टेंशन। होता क्या है कि जैसे मान लो मैं से बात करें, ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन थी लाइक दिस, है ना, राइट, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, और मैं कोई निडल यहाँ रख के रखता हूँ, तो होगा ये कि अगर हम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो ये एक सवाल नहीं आता तुम लोगों के एनएलएम में कि एक बर्ड किसी वायर पे बैठी हुई है तो वो कितना फोर्स लगाएं कि वायर हॉरिजॉन्टल हो जाए? इन्फिनिटी। क्या मतलब हुआ? आप कभी भी वर्टिकल फोर्स को हॉरिजॉन्टल से बैलेंस नहीं कर सकते भाई। नहीं समझ में आई बात? तो अगर ये फिल्म हॉरिजॉन्टल ही रही तो वेट को बैलेंस करने वाला कौन? कोई नहीं, तो हॉरिजॉन्टल तो नहीं रहेगी पक्का। तो क्या होता है, वो हल्का सा ऐसे डिप करती है अपनी ओरिजिन, ये ऐसे कुछ होता है, मतलब हल्का सा जहां रखा हुआ वहां थोड़ा इंक्लाइन हो जाती है ना। और आपको पता है सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स किधर लगता है? अलोंग द सरफेस। किधर लगता है? अलोंग द सरफेस। तो होगा ये कि आप ऐसे समझे कि ये है हमारे पास फ्री सरफेस लाइक दिस, है ना, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड लाइक दिस, ऐसे बना लेते हैं हम लोग, है ना। अब इस पे हमने वो फ्लोटिंग नीडल ऑफ एस, ये वाला एरिया देख रहे हैं। होगा क्या बच्चा लोग कि हम ऐसे बात कर सकते हैं कि ये देखिए, ये निडल थी, इसका फ्रंट व्यू हम देख रहे हैं ना, तो ये फ्री सरफेस, यहां से इसने डिप किया, थोड़ा सा कर्वेचर बदला, और फिर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो ऐसा कुछ होगा, क्या बोलते हैं, है ना। अब इससे हुआ क्या कि वो जो हमारे पास निडल की एल लेंथ पे लगने वाला सरफेस टेंशन का फोर्स जो कि टीएल के बराबर होगा, किसके बराबर होगा? अगर लेंथ एल है तो ऐसे टीएल लग रहा होगा ना यू, तो सरफेस के अलोंग इस तरफ क्या फोर्स है? टीएल। एंड डेफिनेटली इधर भी क्या है? टीएल, राइट। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, तो बताइए ये क्या बनेगा? 2TL साइन थीटा। एंड डेफिनेटली हमारा जो ये TL साइन थीटा है, TL कॉस थीटा है, ये TL कॉस थीटा इस TL कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 2TL साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? निडल के वेट को। वेट दैट मींस mg, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2TL साइन थीटा। तो यहां से आप जो चाहो निकाल सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, सरफेस, अभी हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात नहीं की, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली सोचोगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस के रिजल्टेंट फोर्स की वजह से कहीं ना कहीं आता है, मतलब उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो फोर्स है वो सिर्फ कोहेसिव नहीं, एडिसिव फोर्स भी रहता है, ठीक है। अब यहां तो हमने निडली रखी, इस तरफ क्या है? पानी। तो पानी के कोहेसिव और निडल के एडिसिव फोर्स मिलकर कहीं ना कहीं एंगल डिसाइड करेंगे। हेलो, एग्री? अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस तरफ वन साइड पे मैंने कोई ऐसा लिक्विड स्प्रे कर दिया जो सरफेस टेंशन को बदल दे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्सेस बदलेंगे, और जो लिक्विड आपने डाला उसका अकॉर्डिंग एडिसिव फोर्स भी बदलेगा। तो दोनों तरफ ये एंगल अलग अलग हो जाएंगे और सरफेस टेंशन भी अलग अलग हो जाएगी। नहीं समझ में आई बात? अब क्या होगा? दिस सपोज T1L and angle is θ1, so this becomes T1L cos θ1 and this becomes T2L cos θ2। ऊपर आ जाएगा T1L sin θ1 प्लस, तो ये तो बैलेंस कर सकता है वेट को,
पर ये जरूरी थोड़ी कि कैंसिल आउट हो, कैंसिल आउट हो भी सकते हैं, नहीं समझ में आई बात, पर जरूरी नहीं कैंसिल आउट हो। अगर कैंसिल आउट होगी तो फ्लोटिंग एज इट इज रहेगी, नहीं तो फ्लॉट भी करेगा और मूव भी करेगा। बात समझ में आ गई? कई बार उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, एंगल 0 ले लेंगे, 90 ले लेंगे, वो क्वेश्चन सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स नहीं आते, कंसेप्चुअल सवाल आते हैं छोटे छोटे। अब समझना दूसरी चीज, ये जो निडल पानी की सरफेस के कांटेक्ट में आई है, तो जहां कहीं भी सरफेस वाले मतलब निडल के जो मॉलिक्यूल हैं, यानी जो निडल के सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हैं, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में, तो वहां एडेसिव फोर्स लग रहा होगा। और एडेशन का मतलब आप समझते हो, दो चीजों का चिपक जाना। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, वो छोटी छोटी चीजें हैं कि एक ग्लास के अंदर पानी भर लें टॉप तक और अपनी फिंगर को टच करें, फिर फिंगर उठाने की कोशिश करें, पानी भी साथ साथ आता है, आता है नहीं आता है? ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये फ्लोटिंग निडल थी, इसको मैंने यहां दो पतले धागों से चिपका रखा है, धागे बहुत लाइट वेट हैं, उनको आपने पकड़ा और उसको जेंटली उठाने की कोशिश की, क्या होगा कि पहले जो ये सरफेस ऐसे थी वो ऐसे होगी, और साथ आना चाहेंगे तो वो ऐसे होगी। नहीं समझ में आई बात? तो इसको मैं उठाना चाहूं तो लिफ्टिंग के लिए अगर बात की जाए, तो जस्ट जब वो निडल सरफेस को लीव करने वाली होगी, तब वो ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाती सरफेस। नहीं समझ में आई बात? तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी कि अगर मान लो ये निडल थी और इसको मैं लिफ्ट करना चाहता हूं, तो ये ऐसा शेप मेंटेन करेगी, फ्री सरफेस करेगी नहीं करेगी? अब आप समझे कि आपने फोर्स लगाया एफ ऊपर, नीचे क्या लग रहा है, एम जी जो है ही सही, और आपको पता है सरफेस टेंशन का फोर्स अलोंग द फ्री सरफेस लगता है, तो यहां टेंजेंशियली ऐसा आएगा ना, कितना, टीएल, ये कितना, टीएल। तो व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट निडल फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड? द आंसर इज व्हाट, 2TL प्लस mg। पर लैंग्वेज का ध्यान रखना बच्चा क्वेश्चन का, वो क्या पूछता है, एक तो पूछता है फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट, एक पूछता है एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट। तो एडिशनल तो कितना, समझ में आ गई बात, और फोर्स रिक्वायर्ड कितना, मतलब अगर टेबल से उठाएंगे तो mg लगाना पड़ा, लेकिन पानी की सरफेस से उठाया तो एग्री। अब समझे, ये अलग एग्जांपल हो गया है ना, लिफ्टिंग फोर्स रिक्वायर्ड, लिफ्टिंग फोर्स रिक्वायर्ड। अब समझना, अगर मेरे पास कोई एन्युलर डिस्क है जिसका इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2, पानी की सरफेस को टच करता हूं और उठाता हूं, अब क्या होगा कि उसकी जो आउटर सर्कमफेरेंस है वहां भी कुछ ऐसे कर्व बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, है ना? लेकिन वही चीज इनर सर्कमफेरेंस भी तो आ रही है, क्योंकि वहां भी एयर कांटेक्ट में। समझ में आ रही है क्या बात? तो क्या सिचुएशन डेवलप होगी, क्योंकि मान लो कोई एनुलर डिस्क है भाई, अब अपन क्या है, रेंज से बाहर जा रहे हैं, है ना, एग्जैक्टली, तो बना सकते हैं ऐसे, समझे, ये डिस्क है, ये इसका इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2, ये सॉलिड सेक्शन है और बीच में कैविटी है। तो इसको अगर आप ऐसे लिफ्ट करना चाहोगे F फोर्स से, F, तो यहां ऐसा शेप बनेगा ना फाइनली, अरे बनेगा नहीं बनेगा? तो पूरी आउटर सर्कमफेरेंस पर सरफेस टेंशन का फोर्स इधर लग रहा होगा, और ये कितना, 2πr2 इंटू टी, ठीक है? तो इनर सर्कमफेरेंस पे कितना लग रहा होगा, 2πr1 इंटू टी। तो जो नीचे नेट फोर्स लगा वो कितना बना, 2πr1 प्लस r2 इंटू टी प्लस mg ना। अब अगर ये रिंग है तो क्या करोगे, r1 इक्वल टू r2, तो 4πrt प्लस mg। और अगर ये डिस्क है तो r1 को 0 पुट कर देना, तो 2πr2 इंटू टी प्लस mg। नहीं समझ में आई बात? ऐसे अगर हम ऐसे बात करूं आपसे कि आपने कहा कि साहब एक निडल को लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, एडिशनल 2TL। अब मैं आपसे कहता हूं कि एल शेप वायर है, कितना चाहिए, 4TL। नहीं समझ में आई बात? एक स्क्वायर बना लिया, वायर फ्रेम, कितना चाहिए, 8TL। नहीं समझ में आई बात? 8TL चाहिए ना? रेक्टेंगुलर होगा तो
इसका साइड ए ले लिया, इसका बी ले लिया। इधर कितना चाहिए नेट नीचे? 2BL 2BT। इधर कितना चाहिए? 2AT। रेक्टेंगल होगा तो डबल कर देंगे। समझ में आ गई बात? अगर मान लो रेक्टेंगुलर प्लेट हुई तो अब अंदर वाले नहीं आएगा, सिर्फ बाहर वाला आएगा। 2A + B × T। नहीं समझ में आई बात? तो कुछ भी केस बना के दे देना, क्या करोगे? वो इफेक्टिव लेंथ रखना है जहां पर सरफेस टेंशन फ्री सरफेस पे एक्ट करेगा, वो वाली सरफेस होगी जहां एयर के कांटेक्ट बनेगा। समझ में आ गई बात? तो चाहे प्लेट हो, चाहे डिस्क हो, चाहे रिंग हो, चाहे वायर हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिफ्टिंग फोर्स की बात करें, आपको एक ही काम करना है, mg + T × इफेक्टिव लेंथ। कौन सी? जो एयर के कांटेक्ट में है। समझ में आ गई बात? अब वो क्या लैंग्वेज लेता है, एडिशनल फोर्स पूछता है, इसकी बात करता है, वो आप लिख सकते हो। जल्दी बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना कंसेप्ट? बड़ा आसान है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है यहाँ पर। जो हो गया? बढ़े फिर आगे। अब एक बात बताएं आप, किसी फाउंटेन के सराउंडिंग में, गर्मी के दिनों में फाउंटेन चल रहा है, तो फाउंटेन के सराउंडिंग में टेम्परेचर ऑर्डिनरी टेम्परेचर से ज्यादा होता है या कम होता है? बोलो ना भाई। कम होता है ना? नहीं होता है? अरे होता है, नहीं होता है? क्यों होता है? बताओ क्यों कम होता है जी? वाटर मोटर मूव करेगा, सरफेस टेंशन बढ़ेगी। फिर क्या हुआ? चल फिर वाटर मूव करेगा, सरफेस टेंशन बढ़ेगी, तो टेम्परेचर कम होगा। मतलब कुछ लॉजिक नजर आ रहा है, तो बोल रहा है इसमें। हाँ एग्जैक्टली। परफेक्ट। जब आप किसी बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ते हो, तो टोटल सरफेस एरिया बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। एंड सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एनर्जी। अब ध्यान से समझना,
पिछली क्लास में अपन ने एक बात कही थी कि फ्री सरफेस से 10 टू द पावर -9 मीटर नीचे एक लाइन बनाई थी, राइट। हमने कहा था उस लाइन के नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन पर नेट मॉलिक्यूलर फोर्स 0 है, लेकिन उसके ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन पर नेट मॉलिक्यूलर फोर्स डाउनवर्ड है, राइट। तो उस लाइन के नीचे कोई मॉलिक्यूल था वहां रेस्ट पे, अब उस मॉलिक्यूल को वहां से हम पकड़ते हैं और सरफेस पर लाके छोड़ देते हैं वहां भी रेस्ट पे। तो आपको उस रेंज के अंदर जहां डाउनवर्ड मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा था, डाउनवर्ड मॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, राइट। एंड दैट वर्क विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्री सरफेस। आई बात समझ में? इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं एक इतना चौड़ा कोई डब्बा लेता हूं, उसमें पानी भर देता हूं, तो एक फ्री सरफेस होगी उसकी। उतने ही वाटर को ज्यादा बड़े बर्तन में डाल दूं तो फ्री सरफेस का एरिया बढ़ जाएगा, तो फ्री सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े, तो डेफिनेटली नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर आए होंगे, तो उन डाउनवर्ड फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क हुआ होगा और वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। नहीं समझ में आई बात? तो जहां कहीं भी सरफेस एरिया बढ़ेगा वहां सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, वहां सरफेस एनर्जी। और फाउंटेन का काम क्या है? बड़ी बड़ी ड्रॉप्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट कर देना। तो जब बड़ी ड्रॉप छोटी छोटी ड्रॉप्स में टूटती है तो हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। अगर टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, टोटल सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। टोटल सरफेस एनर्जी बढ़ी तो आई कहां से? इट विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग की इंटरनल एनर्जी कम होने की वजह से टेम्परेचर फॉल होता है। हेलो, समझ में आ गई बात? आया नहीं आया समझ में? लेकिन व्हाट अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉप्स? अभी बात करते हैं, पहले इधर आ जाओ, पहले यहां बात करते हैं कि हमारे पास एक बड़ी ड्रॉप है ना, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक बच्चा। तो बताइए इसका इनिशियल सरफेस एरिया क्या होगा? ए इनिशियल आप बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हमने स्प्लिट कर दिया एन आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स के अंदर, तो इस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कंजर्व रहता है। क्या कंजर्व रहता है? तो आपको पता है कि आप बात करोगे सब 4/3 पाई आर क्यूब मस्ट बी इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और ये एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स है तो, और यहां टोटल एरिया ए फाइनल क्या हो जाएगा? एन टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से 4/3 पाई को कैंसिल करेंगे तो यहां से कैपिटल आर की वैल्यू क्या मिल जाती है? एन की पावर 1/3 स्मॉल आर। और ये सोल्व करना बड़ा आसान होता है क्योंकि हमारी मेडिकल की ड्रॉप तो कम से कम बड़े तमीज से टूटती है, इधर इन 27, 64, 1000, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप सोल्व कर लेते हो, राइट। अब यहां से एक चीज समझ में आती है, आर हमें क्या मिल रहा है? तो हम ये भी बात कर सकते हैं कि एन की पावर 1/3 की वैल्यू क्या है? अरे बोलो भाई, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। एक बार इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं, तो 2/3 इक्वल टू क्या मिला? आई बात समझ में? अब इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा दैट वर्क इक्वल टू टी डेल्टा ए ना। अरे बोलो भाई, टी ए फाइनल कितना? एन 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हेलो, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बताओ क्या मिलेगा? टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताएं यहां हमने क्या किया? अरे कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा ना, तो बताओ क्या होगा? एन बाय कैपिटल आर स्क्वायर ना माइनस 1। एग्री? एंड दिस इज व्हाट? हाँ सॉरी, इसीलिए तुम लोग, अब तो दिख रहा है सीधा सीधा। स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर 1/n की पावर 2/3 ना, तो पावर 1 अपॉन पावर 2/3 विल गिव्स पावर 1/3। तो क्या मिला? 4 पाई
आर स्क्वायर टी एन की पावर, नहीं समझ में आया? तो वर्क डन का एक फॉर्मूला मिल जाता है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर टी एन टू द पावर 1/3 माइनस 1। अब इससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। इसका आर देंगे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स देंगे, टी की वैल्यू देंगे, आंसर निकाल लोगे। ठीक है। दूसरी चीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n टू द पावर 1/3 फ्रॉम हियर, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो हम आर क्यूब को बाहर ले रहे हैं, क्या करने वाले हैं देखो, 4 पाई आर स्क्वायर टी, बोलो क्या है ये, आर बाई स्मॉल आर माइनस 1। एग्री? तो इसको मैं लिख सकता हूं आर बाई आर। अब बताओ क्या मिला, 4 पाई आर क्यूब 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर ना। ठीक, देखिए इंटू टी, टी 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 कहाँ लिखे, जगह नहीं बची यार। ठीक है, अब बताएं क्या लिख सकता हूं इसको, फिर से वॉल्यूम में कन्वर्ट करो इसको। वॉल्यूम वी मान लेते हैं बड़ी ड्रॉप का, है ना, ये वी था। वॉल्यूम की फॉर्म में क्या लेके आएंगे, अरे यार वो आ रहा है ना, 4 पर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो उसको, तो वॉल्यूम आ गया ना, क्या हो गया, 3 टीवी, ये होगा ना। क्या लिखें बताओ, वर्क डन इक्वल्स टू 3 VT 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर ना। बोलो भाई, ये वर्क डन मिल गया इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। ठीक, अब ये तो बुरी बात है यार, इस गीले से साफ कर दो तो ये सूखता नहीं। अगर मान लो उस ड्रॉप का मास m था, तो मास इधर भी m ही रहना है। तो ये जो वर्क डन हुआ, ये एक वर्क डन हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी अगर ना बदले, हालांकि एक बार एक सवाल पूछा हुआ है बहुत बेहतरीन, वो जेई में आया था, पर सवाल क्योंकि आसान था तो मेडिकल में रिपीट हो जाते हैं। जेई के बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन है जो एज इट इज मेडिकल में कई बार रिपीट हुए हैं, सिंपल कैलकुलेशन वाले। उन्होंने कहा था कि n आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं एंड ऑल द ड्रॉप्स आर कोएलेस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। तो सरफेस एरिया बढ़ा या कम हुआ, सरफेस एनर्जी कम हुई। तो वो जो एनर्जी कम हुई, डिफरेंस यहाँ सरफेस एनर्जी ज्यादा थी, वहां कम हो गई। वो जो कम होने वाली एनर्जी है उसको किसी भी फॉर्म में ले जाता है। कभी बोलेगा कि साहब उस वो हीट में कन्वर्ट हो गई और वापस उसी ड्रॉप ने एब्जॉर्ब कर ली टेम्परेचर राइज करने की। नहीं समझ में आया? तो आप इस वर्क डन को किसके बराबर करोगे, ms डेल्टा थीटा, वहां से राइज इन टेम्परेचर ला सकते हो। तो उन्होंने क्या पूछा था कि वो जो रिलीज है डिफरेंस इन एनर्जी, वो उस सिंगल ड्रॉप की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बताओ उसकी स्पीड क्या है, तो क्या करेंगे इसको, आप mv स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो आप ऐसे बात कर सकते हो, मान लो मेरे पास ये वाला तो आई गया ना। अच्छा, इसको अपन टेम्परेचर में चेंज की फॉर्म में भी बात कर सकते हैं क्या, किसके बराबर कर दें, एम एस डेल्टा थीटा लिखेंगे, डेल्टा टी नहीं लिखना, सरफेस टेंशन आता है यहाँ, राइट। एम एस डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 3 VT 1 बाय स्मॉल आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर। पर यहां पे जे यूज करना पड़ेगा, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। हेलो, नहीं समझ में आई बात? तो क्या करें, डिवाइड कर दे, बोलो भाई, एम को क्या लिखें, रो वी, ताकि वी कैंसिल कर दें। तो ये लिख दो डायरेक्टली रो वी, तो ये लिख दे रो वी, और ये वी हो गया हमारा कैंसिल। तो राइज इन टेम्परेचर क्या मिल गया, डेल्टा थीटा इज व्हाट, 3T बाय रो एस टी, अरे रो एस तो आएगा ना, जे, है ना, 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर। यहां भी एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा हुआ, वो तो मेडिकल में आया था, एक तो भूल गया मैं, वर्षों हो गए थे, पहले सब याद था मेरे को।
कौन से साल कौन सा क्वेश्चन है? उन्होंने क्या किया था कि यही पूछा था फॉर्मूला ही, पर ये ऑप्शन कहीं था ही नहीं और नन ऑफ दिस और दे दिया था। उन्होंने क्या किया, वो वाटर के लिए बात कर रहे थे और सीजीएस ने सारे पैरामीटर्स गिवन थे, तो क्या हुआ, रो भी 1 हो गया, स्पेसिफिक हीट भी 1 हो गई। नहीं समझ में ये बात, तो यहां से दोनों पैरामीटर गायब। सिंपल सी चीज है। इनफैक्ट एक बार आप इमेजिन कर सकते हो, उन्होंने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछा, क्या होता है 2π√L/g, पर ऑप्शन में था ही नहीं कहीं भी, चारों ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में था √4L। ये होता है ना सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, नहीं होता। 2π√L/g, ये कैंसिल हो गया, 2 को अंदर लेके। नहीं समझ में आई बात? अब ढूंढते रहो 2π/L/g। मजेदार चीज ये नहीं है कि हम 2π/L/g ढूंढेंगे, मजेदार चीज ये है कि तुम्हें एक नई चीज मिल गई टी के कैलकुलेशन के लिए। जहां भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो, सीधा क्या करेंगे, √L/2। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, चलिए जी। तो ये तो आ गया राइजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब उल्टा बात करते हैं कि सब ये जितनी भी ड्रॉप्स हैं, सारी की सारी ड्रॉप्स मिल करके एक सिंगल ड्रॉप बना लेते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर जो हीट रिलीज होती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लास्ट ड्रॉप। ठीक है, हम ऐसे बात कर सकते हैं, रिलीज्ड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ लार्ज ड्रॉप। तो वी कैन से क्या मिलेगा, ये वाली, ये वी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। क्या था वो अपना, 3VT 1/r - 1/R इक्वल्स टू हाफ एम की जगह क्या लिख दूं, ρV इंटू v²। v से v कैंसिल करो और यहां से वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई √, जल्दी बोलो, 6T 1/r - 1/R डिवाइडेड बाई रो, है ना, ये वेलोसिटी की वैल्यू। बाकी क्वेश्चंस अपनी जगह पे एज इट इज, इतनी डोज तोड़ दी, जोड़ दी, इनका वर्क डन बताओ, तो सीधा फॉर्मूला यूज कर लोगे, नहीं करोगे। स्मॉल ड्रॉप्स के लिए, हाँ हाँ, तो बेटा फॉर्मूला दोनों जगह एक ही रहेगा, एक जगह एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एक जगह एनर्जी रिलीज होती है। भाई मेरी बात सुनो, यहां क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, पर कैलकुलेशन तो वही रहेगी ना। तो डिफरेंस इज व्हाट, एक जगह एनर्जी रिलीज हो रही, एक प्रोसेस में एब्जॉर्ब हो रही, डिफरेंस इतना सा है बस। आज ऑनलाइन वालों का कोई सवाल नहीं है अब तक यार, मैं पिछले 2 दिन से यार बार बार चेक करने आता हूँ ना, तभी सवाल नहीं पूछते हैं। सुबह वाले तो वैसे भी कम ही पूछते हैं, शाम वाले फिर भी पूछते हैं। तुम्हारी क्लास सुबह मॉर्निंग में छूटती है तो तुम शाम को अटेंड करते हो या सुबह अटेंड करते हो? ऐसे तुम्हारे लॉगिन आईडी दोनों तो मिल, कभी भी ले सकते हो। अच्छा, अगर मॉर्निंग वाले बच्चों की तो मॉर्निंग में अटेंड करेंगे। अच्छा, ओके। सुविधाएं मानव प्रजाति को अपाहिज बना देती, नहीं बनाती। कल मैंने बहुत दिनों बाद मेरी हमारी वाइफ वाली जो कार है उसमें वो ड्राइव की, कहीं जा रहे थे हम लोग, मेरी गाड़ी स्मार्ट गाड़ी में हवा बिल्कुल खत्म हो गई, पंचर था टायर, और उसमें कुछ भी नहीं है, वो पुरानी गाड़ी i10, तो उसमें रिवर्स कैमरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, साइड वाले भी
इसमें सब साइड वाला भी यही। अब कैसी आदत पड़ गई कि आपको कैमरा के बिना रिवर्स लेना ही नहीं आता। मैं देख रहा हूँ पहली बार कार ड्राइव कर रहा हूँ, और जब वही गाड़ी ड्राइव करते थे तो कोई फर्क ही नहीं चलता था, आप बिल्कुल ब्लाइंडली ऐसे आइडिया था परफेक्ट। पर फैसिलिटी आ गई, देखने की आदत पड़ गई, अब वो रिवर्स लेना ही नहीं आ रहा। एक नहीं आता था पहले, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे जब तुम तो पैदा भी नहीं हुआ तब, ऐसे 90s में एक एड आता था, एक टॉफी आती थी खट्टी मीठी उसका, शायद तुमने भी कभी देखा होगी। एक बंदा है ना, एक पेड़ होता है, वहाँ एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री में बच्चा खेल रहा होता है, और वो रिवर्स लेता है गाड़ी, उस बच्चे से पूछता रहता है, वो चॉकलेट खाता रहता है उससे पूछता है कि मतलब लगी या नहीं लगी गाड़ी उस दीवार के, वो उसके बता भाई लग जाए तो बता देना। तो पूछता लगी बोले नहीं लगी, लगी बोले नहीं लगी, आराम से लगी बोले अब लग गई। ऐसे एक एड पहले भी आता था, फर्स्ट टाइम हीरो होंडा का एड आया था, हीरो होंडा बाइक नहीं आती, हाँ, आमिर खान बिल्कुल छोटा सा था तब, तो आमिर खान उसे लेके आया था, वो बाइक लेके आता है, तो एक रोड इधर जा रही होती है, एक आदमी वहां खड़ा होता है साफा बांध के राजस्थानी, वो पूछता है कि भाई साहब ये रोड कहाँ जा रही है, बोले पिछले 20 साल से तो यही है पिछले 20 साल से यही, कहीं नहीं गई, आपको कहीं ले जाना हो तो बताओ। बढ़े, ये सिंपल कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूला याद कर ले, कौन सा वाला, ये कहाँ गया वो, ये रहा। बाकी कन्वर्जन खुद कर लें, अन्य से रटने की जरूरत नहीं है, बाकी सब आना चाहिए आपको कन्वर्जन करना। तो ये तो था ड्रॉप्स का। अब पहले बात करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट की, ताकि हम बाकी चीजों में आराम से अच्छा फील करें। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज गुड थिंग ना, अच्छी चीज है, समझेंगे। पहले एक सवाल का जवाब दो। देखो, अरे यार तुमने एक चीज नोटिस की कि जब उस गीले कपड़े से सफाई करते हैं तो फिर बोर्ड ठीक से साफ नहीं होता। हेलो, तो अगर आप बार बार इसी डस्टर से को यूज करोगे, लिख करके लिखोगे, उसी डस्टर यूज करोगे, तो ये बहुत क्लीन हो जाता है। और यहाँ भी कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ही है। ये भी कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस का ही तिकड़म है पूरी। सोचो क्या होगा, कई बार है ना ऐसे इंक, बिल्कुल आप बोर्ड पे लिख के चले गए, अब पता लगा कि कोर्स खत्म हो गया था, इस रूम में 2 महीने से क्लास ही नहीं लगी, और ना ही वो भाई साहब आए साफ करने, लिखा ही रह गया, सूख गई इंक। अब मिटाना मुश्किल होता है, तो फिर क्या करते हैं, या तो वो इंक निकालो, उस इंक से कपड़ा गीला करो, पहले सारे को भिगो दो, फिर 2 मिनट बाद साफ हो जाएगा चेक। वो थोड़ा बहुत लिखा हुआ है तो जो लिखा हुआ था उसी के ऊपर वापस कुछ वही चीज लिख दो, तो भी साफ हो जाता है। कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाँ हाँ सही है, ऐसे ही होता है। अब देखना, कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट नाम से पता लग रहा है, पहली बात तो ये एंगल है, और दूसरा ये कांटेक्ट पॉइंट पर डिफाइंड, का डिफाइंड है। और सबसे मजेदार चीज ये है कि हमेशा इनसाइड द लिक्विड मेजर किया जाता है। किधर मेजर किया जाता है, जो सबसे जरूरी चीज याद रखनी इसमें एक ही है, हो गया, इट इज ऑलवेज मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। समझना, अगर मैं कांटेक्ट पॉइंट फॉर एग्जांपल कि यहां पर देखें, है ना, इसके अंदर ऐसे पानी भरा हुआ है, और मान लो शेप ऑफ द मेनिस्कस लाइक दिस, ऐसा था, है ना, ऐसा शेप था, उसको बोलते हैं कनकेव ना, कनकेव शेप, फ्री ऊपर से देखेंगे फ्री सरफेस हो। तो ये वो पॉइंट है जहां लिक्विड, सॉलिड और एयर तीनों एक ही जगह कांटेक्ट में है, राइट। तो इस कांटेक्ट पॉइंट पर हम लिक्विड की फ्री सरफेस और सॉलिड की फ्री सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे।
और एंगल मेजर करेंगे इनसाइड द लिक्विड। यानी हमने क्या किया यहाँ पर, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पे टेंजेंट ड्रॉ किया, सॉरी बाहर चला गया, ऐसे है ना, और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया और इनसाइड द लिक्विड मेजर किया, तो ये हो गया थीटा सी, एंगल ऑफ कांटेक्ट। बात समझ में आ गई? अब ऐसे लिक्विड्स को अगर आप किसी स्लैब पे ऐसे गिराते हो, जैसे मान लो ये ग्लास स्लैब थी और ये पानी था, तो यहां जैसे ड्रॉप डालोगे तो ड्रॉप का शेप ऐसा बनता है। अब इसमें क्या होता है कि आप, ये कांटेक्ट पॉइंट है, यहां फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉलिड की सरफेस पे टेंजेंट होकर अगर इनसाइड द लिक्विड मेजर करोगे तो ये भी थीटा कांटेक्ट, और ये लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं, राइट? अगर शेप ऑफ द मेनिस्कस कॉन्वेक्स हुआ तो क्या करोगे? ये लो, अब क्या करोगे बताओ? वही कहानी है सारी, यहां पर ये टेंजेंट रहा, ये टेंजेंट रहा और ये मेजर किया, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो थीटा सी है इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ना, बोलो भाई। और ऐसे लिक्विड और सॉलिड कॉम्बिनेशन की अगर कोई स्लैब हो, जैसे ग्लास स्लैब थी और सब मुझे मरकरी है, तो यहाँ ड्रॉप डालोगे तो उसका शेप ऐसा होता है। हेलो, एग्री? और ये इस पॉइंट पर फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये सॉलिड, ये और ये रहा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा सी, एग्री? समझ में आ गई बात? और अगर मान लो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल फ्री सरफेस हो तो ऐसे हो तो लाइक एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, 90 ना, ये थीटा सी जो है इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। और ऐसे लिक्विड्स को डालोगे तो क्या होगा? अपने मॉडल में गलत डायग्राम बना हुआ है, 2 बार बोल दिया उसको करेक्शन करना है, करते नहीं, वो ऐसा बना रखा उन्होंने, ऐसे ऐसे को हेलो, ऊपर तो स्फेरिकल रहेगा, वो तो यहां भी स्फेरिकल था, यहां भी स्फेरिकल था, बस ये वाला जो पॉइंट है यहां 90 बनेगा। यानी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, लाइक ऐसा बना सकते हैं। नहीं समझ में आई बात? जरूरी नहीं है हेमिस्फीयर हो, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब ध्यान से समझना, यहां हो क्या रहा, अगर ध्यान से देखना चाहो तो सभी जितना भी लिक्विड है ना, सारे सारे लिक्विड का mg नीचे लग रहा होगा, और कोहेसिव और एडिसिव फोर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो सेंटर ऑफ मास नीचे जाना चाह रहा है लेकिन वो छोड़ना नहीं चाह रहे उसको, चिपक गए ना वो। तो यहां हो क्या रहा होगा कि सब यहां कोहेसिव फोर्स डोमिनेट कर रहे होंगे एडेसिव के ऊपर, और यहां क्या हो रहा है, वो पकड़ना ही नहीं चाह रहे उसको। नहीं समझ में आई बात? अब मुझे बताओ किसी चीज के गीले होने या नहीं होने का लॉजिक क्या है? एडेसिव और कोहेसिव फोर्स। अब समझना ध्यान से, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। आप अपने किचन के अंदर एक डब्बे में पानी भर लो, एक में ऑयल भर लो, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, ऑयल की ड्रॉप पानी में डालो, फिल्म की तरह फैल जाएगी। समझ में आई बात? अब उल्टा करो, वाटर की ड्रॉप ऑयल में डालो, वो ड्रॉप ही बनी रहती। तो यहां 3 तरह के फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑयल, एंड एडहेसिव फोर्स बिटवीन दी। तो जब आपने पानी की बूंद डाली किस में, ऑयल में, तो वो स्फेरिकल शेप मेंटेन किए हुए, रीजन उसका अपना कोहेसिव फोर्स डोमिनेंट है किसके ऊपर, दोनों के एडहेसिव पर, तभी तो वो छोड़ नहीं रहे एक दूसरे को। नहीं समझ में आई बात? और अगर अपन ने ऑयल डाला किसके ऊपर, वाटर की तरफ, तो फिल्म बन गई। क्या मतलब हुआ, एडहेसिव फोर्स डोमिनेंट होंगे तभी तो उन्होंने खींच लिया अपनी तरफ। नहीं समझ में आई बात? तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट, और वहीं से कहीं एंगल ऑफ कांटेक्ट भी डिसाइड होता है। यहां एक और मजेदार चीज है जो समझनी जरूरी है, कि देखो क्या है कि बहुत सारी जगहों पे हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होती है, मतलब चीजों को रिवर्स समझना होता है आसान तरीके लाने के लिए। एक्चुअल मेथड कुछ और होता है, और ये हमारी मजबूरी समझ लो या कुछ भी समझ लो, या अपना +2 लेवल पे बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती लेकिन बतानी पड़ती हैं क्योंकि सवाल पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। देखो होगा क्या कि
टेबल बनी हुई देखी होगी तुम लोगों ने अपने मॉड्यूल वॉड्यूल में, सब बुक में, वो FC/√2 इज ग्रेटर देन एंड लेस देन एडहेसिव ऐसे को देखा ऐसा? नहीं देखा? देखा? तो होता क्या है, समझना ध्यान से। सबसे पहले अपन ये बनाते हैं, और ये है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। मान लेते हैं शेप ऑफ द मेनिस्कस एग्जैक्टली फ्लैट है, राइट। हमने यहां एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया जो कि सॉलिड का मॉलिक्यूल है, और वहीं पर एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया जो कि लिक्विड का मॉलिक्यूल है। एक ही चीज समझनी है, बाकी अपना समझ में आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को सेंटर पे रखते हुए स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं। बात समझना ध्यान से। तो आप कहोगे सब ये जो ब्लू कलर का आपने मॉलिक्यूल बनाया है, किसका? लिक्विड का। उस पर ये जो वॉल है, इसके मॉलिक्यूल्स एडेसिव फोर्स लगा रहे होंगे, लेकिन वो फोर्स 10⁻⁹ मीटर डिस्टेंस तक के मॉलिक्यूल लगा पाते हैं। तो आप कहेंगे साहब यहां से इधर भी एक डिस्टेंस होगी, यहां से इधर भी उतना ही डिस्टेंस होगा, और सिमेट्री की वजह से आप बोल सकते हैं कि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इधर उधर, उसका रिजल्टेंट इधर आएगा। ये सच है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? बोलो भाई। अब सुनना, कोहेसिव फोर्स लगाने वाले मॉलिक्यूल्स, तेरा मास कटा, हाँ बंद कर ले अब। कहां से तू? अच्छा फिर ठीक है। मैं आज क्लास में, मैंने कल भी गौर किया था, पहले भी एक बच्ची थी पहले ना, प्राची, बढ़िया रैंक लेकर आई थी वो, सेम कॉपी है तो उसकी। हाँ जी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हेमिस्फीयर है, ये जो हेमिस्फीयर है, इसमें देखो इधर 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 मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, कोहेसिव फोर्स। सिमेट्री क्या बोलती है? उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली 45 डिग्री पे आएगा। तो ये क्या बन गया बच्चा? FC। अब हमारा काम हो गया, वो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएंगे सारे। कौन से? जो टेबल वेबल बने होते, मैंने ज्यादातर घोटते ही बच्चे उनको। सुनना, दिस इज व्हाट, एग्री? FC का ये कंपोनेंट क्या? FC/√2, और ये क्या? FC/√2, ये भी तय है। अब आपको ये बात तो पता है कि फ्री सरफेस जो होती है वो हमेशा रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर आती है, और यहां फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकल है। इसका मतलब ये एग्जैक्टली इसके बराबर होना चाहिए। नहीं समझ में आई बात? हम ऐसा बात कर सकते हैं, एफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू FC/√2। होपफुली समझ में आ गया। जहां एंगल ऑफ कांटेक्ट एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, वहां FA FC/√2 के एग्जैक्टली बराबर होता है। अब इमेजिन करें पहला केस ये वाला, इसमें क्या किया कि सब एडहेसिव फोर्स में कोई लोचा नहीं, वो तो वही रहना है। अरे वो तो इधर ही आना है ना, पर आपने यहां भरे हुए मॉलिक्यूल्स का नंबर कम कर दिया। अब क्या हुआ? FC कम हुआ होगा। तो आपने कहा साहब ये वाला फोर्स ना बदलें और ये कम कर दें, तो रिजल्टेंट बड़े की तरफ शिफ्ट होगा। तो रिजल्टेंट कहीं इधर होगा, इसीलिए तो उसके परपेंडिकुलर बना मेनिस्कस वहां पर। नहीं समझ में आई बात? बोलो भाई। अब बात कर ले यहां पर कि सब अभी भी FA तो इधर ही है, ये FA समझ में आ रहा है ना सबके? भाई लेकिन हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कोहेसिव लगा रहे हैं वो बढ़ गए। तो अब क्या कहा कि साहब इसमें अभी कोई चेंज नहीं है, पर ये बढ़ गया, तो रिजल्टेंट और फ्री सरफेस को परपेंडिकुलर आ गई। नहीं समझ में आई बात? इसका मतलब शेप ऑफ द मेनिस्कस और एंगल ऑफ कांटेक्ट दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, कोहेसिव एज वेल एज एडहेसिव। लेकिन सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ओनली बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्सेस। होपफुली समझ में आ गया होगा।
तो इस सिचुएशन के अंदर हम ऐसा बात कर सकते हैं क्या कि एफ एफ मतलब एफ से अपन बात करते हैं दिस इज ग्रेटर देन एफ सी बाई रूट टू, या क्या बात करेंगे जल्दी बताओ? एफ ए इज लेस देन एफ सी बाई रूट टू, और यहां बात करेंगे एफ ए इज एग्जैक्टली एफ सी बाई रूट। ये कहानी क्लियर ना सारी? हमें रिलेशंस मिल गए। अब एक छोटी सी चीज और समझ ले मेरा ये, अच्छा मैंने तुमसे एक बात कही थी, हम लोग प्रेशर फ्लूइड में ही पढ़ते हैं। क्या आपने कभी भी मैकेनिक्स के अंदर प्रेशर से कोई क्वेश्चन सोल्व किया? क्यों? फ्लूइड में नहीं पढ़ते तो कभी दिमाग नहीं लगाते तुम लोग ऐसे? और यार कभी मतलब आपने पूरा मैकेनिक्स पढ़ डाला, प्रेशर नाम की कोई चीज ही नहीं आती वहां है बेटा? ना ना ना, वो मतलब नहीं, वो तो अपन अब रियल फ्लूइड ले ले तो होते हैं, वो तो कंप्रेसिबल। तो प्रेशर तो वहां भी होता है ना, रियल फ्लूइड में नहीं होता क्या? गैसेस तो जबरदस्त कंप्रेसिबल होती है, प्रेशर वहां पे भी होता है। कुछ तो है जो मजेदार है। हेलो, बताओ। देखो, अगर मैं आपसे कहूं यार, ये बहुत बुरी बात है, हम लोग अभी जैसे ना वो एडीपीएल के वीडियो शूट करते हैं, तो वो वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हमने बहुत रूल्स बना रखे हैं कि आपको किस बाउंड्री के अंदर गेम खेलना है। उसमें भी यही होता है कि आपका जो कैमरा है, आपकी पीपीटीज रन कर रही है और आप वीडियो बना रहे हैं। अब आप तो एक्सप्लेन करते करते जाते हो, तो आपको टीचर की आदत होती है, तो यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी पता लगा फ्रेम से बाहर चला गया और एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वहां हमने बाउंड्री बना ली, एक तो नीचे बाउंड्री टैप चिपका दी, इसमें रहना है, और नीचे कौन देखे? तो फिर इधर हमने एक बैरियर लगा दिया। अब क्या होता है, ऐसे आपका ध्यान नहीं है, आप ऐसे एक्सप्लेन करते करते भी आप इधर आ गए, तो वो कैमरा में नहीं आता बैरियर, ठीक है? टच होते पता लगा तो बाहर जा रहे हैं फ्रेम से, वापस अंदर आ जाओ। अब मैं इसको समझा था वहां खड़ा होके, तो वो गरीबों को तो दिखता ही नहीं। एक बार बताओ, अब ये देख, नहीं दिख रहा, मजा आएगा नहीं यार, यही करते। इसका एरिया ए है, मास एम, इसको चाहे ऐसे रखें या ऐसे रख दें, कोई फर्क, मास एम। तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है? एम जी। इसका एरिया ए, तो कितना प्रेशर होगा नीचे? एम जी बाय, नहीं होता तो फिर यहां भी सवाल प्रेशर पे काम कर जाते। देखो, जब कितना ना प्रेशर की आप बात करते हो, तो आप एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट की बात करते हो, लेकिन आपने अगर आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा तो आपने ऐसा कहा होगा कि हमारे जैसे मान लो ये हमारे पास कोई ग्राउंड सरफेस है, वो हाईली रेगुलर होती है। इसको माइक्रोस्कोप में देखो, माइक्रोस्कोप में देखो आप, बहुत ज्यादा हिल्स एंड ग्रूव्स बने हुए हैं। तो वास्तव में कुछ ऐसा होता है कि इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो ऐसा कुछ ऐसे लेक्यूनास बनते हैं बहुत सारे, कहीं इंटरलॉकिंग हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो गई ऐसे। अब बहुत कम पॉइंट हैं जो कांटेक्ट में है, और बाकी जगह पे एयर ट्रैप्ड हो गई। अब आप कह सकते हो कि इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ये था, आपको पता ही नहीं एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, और जहां एरिया ऑफ कांटेक्ट आप बता ही नहीं सकते, प्रेशर डिफाइन कैसे करोगे? नहीं समझ में आई बात? तो यू कांट डिफाइंड प्रेशर। हाँ, अगर इसको मैं आइडियली स्मूथ कर दूं फिर बात कर सकते हो, लेकिन फिर तो कहानी और ज्यादा बदल जाती है। आइडियली स्मूथ सरफेस पे तो इसके मॉलिक्यूल उसके मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूलर रेंज आ जाते हैं, तो बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग, चिपक जाती है ना चीजें। इसलिए आप कहते हो कि सब इरेगुलरिटीज हैं, तो कांटेक्ट पॉइंट्स कम हैं, तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से लगने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कम है। मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा कि यहाँ पे कांटेक्ट मॉलिक्यूलर फोर्स ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहे होंगे ना मॉलिक्यूलर फोर्स। अरे बोलो भाई,
मैं एक एक बॉडी पे शो कर रहा हूं, दूसरी बॉडी पे ऑपोजिट आ रहा होगा। अब इन सभी कॉन्टेक्ट फोर्सेस का सम जब करते हो तो वो सम किधर आता है, ऊपर, और कितना होता है, mg के बराबर। आपको तो नॉर्मल है, नहीं समझ में आई बात। अब एक काम करो सब लोग, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, अपना हाथ ऐसे टेबल पे रखो, रखो भाई, मतलब अच्छी तरह से ऐसे नहीं रखना है जैसे राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं ना लोग। मोर देन 75% बच्चे राइट हैंड थंब रूल सही नहीं लगाते। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो राइट हैंड थंब रूल है, और तुम में से 95% लोग राइट हैंडर ही होते हैं, और एग्जाम में उनके राइट हैंड में पेन होता है। तो ज्यादातर गलती क्या होती है कि वहां लेफ्ट हैंड चल रहा होता है, और बाद में कहते हैं सवाल गलत हो गया। दूसरी चीज, अक्सर जब मैं बच्चों से पूछता हूँ मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त, गलती करके कोई भी क्वेश्चन, मैंने राइट हैंड थंब लगाया, अब लगाया, तू राइट हैंड थंब ऐसे लगा रहे होते, वो थंब कहीं और ही जा रहा होता है। तो पहला रूल ये कि राइट हैंड थंब रूल है। दूसरा रूल क्या कि ये पहले म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो भाई, उसके बाद उंगलियां घुमाओ। अब यूं रखोगे तो डायरेक्शन आएगा, अब यूं कर लेंगे फिर घुमाएंगे, अब ढूंढेंगे डायरेक्शन कहां मिलेगा। आपसे कह रहे हैं हाथ ढंग से रख लो, तो ऐसे रखें, इसको सीधा रखो। अब ये दूसरा हाथ लो, इसके ऊपर प्रेस करो, मतलब अपने नीचे वाला हाथ हमें वही रखना है। पहले रूल समझ लेना, नीचे वाला हाथ एग्जैक्टली उसकी पोजीशन नहीं बदलेगी, ऊपर वाले हाथ को नीचे दबाएंगे। दबा के क्या कर रहे हैं, यहां नॉर्मल बढ़ा रहे हैं। नॉर्मल क्या होता है, एक सिंपल प्रेसिंग फोर्स, द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल। क्या होता है ये, जिससे एक सरफेस दूसरे सरफेस को प्रेस कर रही होती, कांटेक्ट बनने से नॉर्मल नहीं आता, नहीं समझ में आई बात, प्रेस होने से आता है। तो ये प्रेसिंग फोर्स, तो आप नॉर्मल बढ़ा रहे हो, और नॉर्मल जब बढ़ता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ता है। हेलो, तो आप जब प्रेस कर रहे हो तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अपनी मॉलिक्यूलर रेंज में लेके जा रहे हो ना। कहानी क्लियर। अब इसको दबाया, और दबा करके नीचे वाला हाथ वहीं रखना है, और ऊपर वाला सिर्फ स्लाइड करने की कोशिश करना है, स्लाइड नहीं करना है। दबा के रखे टेंजेंशियली साइड, अंदर फील करो कुछ रीएडजस्टमेंट होता है क्या, ऐसा ऐसा नहीं करना है, पूरी ताकत से दबाओ और हल्का सा स्लाइड करने की कोशिश करो, अंदर कुछ रीएडजस्टमेंट फील हो रहा है क्या, अरे हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, हाथ रख नीचे, हाँ अभी ऊपर वाले हाथ से दबाओ पूरी ताकत से, इतनी ताकत तेरे अंदर, अब तेरी उंगली टेढ़ी है, दबाओ, अब स्लाइड कर हल्का सा, होता है कुछ, नहीं होता, नहीं होता। अच्छा दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, अपना हाथ ऐसे खोलो, राइट, और यहां पर थंब से प्रेस करो, राइट, और थंब को आगे पीछे स्लाइड करने की कोशिश करो, स्लाइड नहीं होना चाहिए। जब इधर करते हो तो यहां स्किन पे खिंचाव फील हो रहा है, और इधर करते हो तो सिर्फ खिंचाव अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं समझ में आई बात, हो रहा है ना। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि आपने ऐसे सरफेस को ऐसे रखा, प्रेस किया, हल्का सा जब स्लाइड करने, अच्छा अगर आप स्लाइड करते, ट्राई करते तो एक जर्क के साथ स्लाइड 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 होता है, स्मूथ नहीं होता। वो लॉकिंग वॉकिंग की कहानी है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड की ब्रेक होने वाली कहानी। लेकिन जब इसे आप कोशिश करते हो पूरी ताकत से दबा के, तो रीएडजस्टमेंट फील करते हो। वही चीज यहां होगी अगर मैं गलत जगह चला गया। वैसे अगर इस पे ऐसे इसको फिक्स रखें, ये तो जमीन थी, इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया तो क्या हुआ, मॉलिक्यूलर रीएडजस्टमेंट होगा, तो ये कांटेक्ट फोर्स एंगल बदलेंगे। अब ज्यादातर कांटेक्ट फोर्स पीछे टिल्ट हो जाते हैं, उससे रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स इधर आता है, और इसने वर्टिकल से कुछ एंगल बना लिया, इसका ये कंपोनेंट हो गया एफ सी कॉस थीटा, और ये हो गया एफ सी, दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाट, नॉर्मल। नहीं समझ में आई बात। एंड दिस एफ सी कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, नॉर्मल। तो आपने कहा एफ सी कॉस थीटा इक्वल टू नॉर्मल,
एफ सी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एन। बोलो भाई, tan theta is what? Mu. And this is what? Angle of theta is what? Angle of friction. अरे यार, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? टेन इनवर्स म्यू ना। अरे होता नहीं होता? होता है ना। तो ये एंगल किससे बना? नॉर्मल से या फ्रिक्शन से? Then why it is called as angle of friction? सिंपल है, एंगल नॉर्मल से बोलते एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। देखो, पहले तो एक बात समझ में आ गई कि फ्रिक्शन और नॉर्मल एक ही पिताजी के दो बच्चे हैं। हेलो। और दोनों का बिहेवियर बहुत सिमिलर होता है, तो पता नहीं होता। फ्रिक्शन हमेशा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करता है और नॉर्मल रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करता है, शिफ्ट होकर के। याद है कुछ? नहीं समझ में आई बात? वो तो अलग वाली कहानी। पहले यहां बताओ। अरे भाई सिंपल चीज है, इस थीटा के एग्जिस्टेंस से ये आया। थीटा जब जीरो था तो फ्रिक्शन नहीं था, थीटा आया फ्रिक्शन बढ़ा, थीटा बढ़ेगा फ्रिक्शन बढ़ेगा। नहीं समझ में आई बात? तो मैं कहां से शुरू हुआ था, मैं यहां क्यों आ गया? एग्जैक्टली, हम प्रेशर्स की बात कर रहे थे। तो ये जो लेक्यूनाज है सारे के सारे, आप बेसिकली क्वांटिटी एरिया डिफाइन नहीं कर सकते ना। तो वर्चुअल और एक्चुअल एरिया ऑफ क्वांटिटी कहानी, अपरेंट और एक्चुअल एरिया ऑफ क्वांटिटी कहानी है। आप सॉलिड्स के अंदर एरिया ऑफ क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए वहां प्रेशर की बात नहीं कर सकते। लिक्विड में तो क्या होगा, छोटे छोटे लेकिन होंगे, वहां पे कुछ जाएगी ना, हवा एयर हुई चाहे पानी हुआ, तो जो दिख रहा है वही एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है, इसलिए अपन वहां प्रेशर की बात करते हैं। होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट समझ में आ गया? कहां मेजर करेंगे? इनसाइड द लिक्विड। नहीं, कहां? कहां यार, कहां और किधर में फर्क होता है? एग्जैक्टली, लिक्विड सॉलिड और एयर के कांटेक्ट पॉइंट पर, और इनसाइड द लिक्विड मेजर किया जाएगा। इतनी सी कहानी। एंगल वेंगल की कहानी समझ में आ गई, रिलेशन के साथ है √2 वगैरह का। क्लियर? अब देखना, ये सरफेस है। अब समझ में आया मेरे कहां से घुसा था मैं यहाँ। ये सरफेस है, ये कोई पर्टिकुलर एरिया, इधर और इधर जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बराबर है, इधर भी और इधर भी, तो ये फ्लैट होगा। फॉर ए गिवन एरिया इधर वाला फोर्स बढ़ा दूं, कनकेव होगा, इधर वाला बढ़ा दूं तो ये कन्वेक्स होगा। इसका मतलब यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है। इसका मतलब यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है, और यहां प्रेशर बराबर है। नहीं समझ में आई बात? ठीक है। और ये जो सरफेस के जस्ट अबाउ एंड बिलो प्रेशर डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, और वही आएगा यहां, और यहां 2T/R, और यहां आएगा 0, जिसके हम बाद में भी डेरिवेशन करेंगे। पर क्योंकि शेप ऑफ द मेनिस्कस की बात की जा रही है तो हमने बात कर ली। एक और चीज ध्यान से समझना, ऐसे लिक्विड और सॉलिड कॉम्बिनेशन जहां पर एडेसिव फोर्स डोमिनेट करते हैं कोहेसिव फोर्सेस के ऊपर, वो हमेशा एक लिक्विड जो है वो सॉलिड को भिगो देता है, वेटिंग टेंडेंसी रखते हैं। नहीं समझ में आई बात? और जहां पर कोहेसिव डोमिनेट करते हैं एडेसिव पे, वहां पर चीजें भीगती। मरकरी लो एक बकेट के अंदर, और एक पूरा तौलिया उसमें डाल दो और बाहर निकालो, सूखा का सूखा आपको बताता है। अपना हाथ डिप करो, बाहर निकालो, सूखा ही रहेगा। नहीं समझ में आई बात? लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता, वो तो भीग जाता है। तो कोई भी सरफेस, सॉलिड सरफेस किसी लिक्विड से गीला होगा या नहीं होगा, किस बात पर डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया ना। लेस देन 90 है तो एडिसिव फोर्स डोमिनेट करेंगे, तो भिगो देगा ना। मोर देन 90 है तो ये भी भिगोते हैं। 90 या लेस देन 90 पर अपन को वेटिंग टेंडेंसी माननी है, 90 से ज्यादा पर वेटिंग टेंडेंसी नहीं माननी।
होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में? अब आप वाटर प्रूफिंग एजेंट क्या करते हैं? वाटर प्रूफिंग एजेंट क्या करते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट को एक्यूट के बजाय ऑब्ट्यूज कर देते हैं। अब क्या होगा? नहीं भीगेगा। नहीं समझ में आई बात? आजकल पॉलिश वॉलिश नहीं थी तुम्हारी बाइक पे कार वार पे पॉलिश करने के लिए, सब पॉलिश करवा दो आपकी गाड़ी पे ना, जो गीली होगी नहीं। तो यही होता है, आप पानी डालो पूरा बह जाएगा, सरफेस सूखी सूखी रहती। अब सरफेस सूखी रहेगी तो उस पर डस्ट नहीं चिपकेगी। नहीं समझ में आई बात? तो वो बेसिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट को एक्यूट से ऑब्ट्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर होगी। दूसरी एक और चीज समझना, यहाँ एक मजेदार चीज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, डिटेल में बाद में बात करेंगे, पर क्योंकि हम यहाँ बात करें यही समझा देता हूँ। ये मेरे पास शेप ऑफ द मेनिस्कस ऐसा है, राइट? अब इस कांटेक्ट पॉइंट पे सरफेस टेंशन का फोर्स अलोंग द सरफेस ऐसे लगेगा ना, तो अगर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है तो ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट है, और एग्जैक्टली वही चीज यहां होगी। होगी नहीं होगी? और ये ऐसा अगर देखोगे तो स्फेरिकल टाइप बना हुआ ना नीचे। बात समझ में आई? तो बेटा ये जो टी है इसका ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा, तो पूरी सर्कमफेरेंस में जितने भी टी साइन थीटा वो कैंसिल आउट होंगे हर पॉइंट के, और टी कॉस थीटा ऊपर आएंगे। तो फिर क्या होगा? वो टी कॉस थीटा इस लिक्विड को लिफ्टिंग देगा, कैपिलरी राइज। नहीं समझ में आई बात? तो जहां एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होगा वहां कैपिलरी एक्शन देखने को मिलेगा, राइज। मोर देन 90 पे फॉल होता है, और एग्जैक्टली 90 पे कुछ नहीं होता है, ना राइज ना फॉल। और कैपिलरी का मतलब क्या होता है? हेयर लाइक ट्यूब्स। हेयर लाइक ट्यूब, हिंदी में इसको बोलते हैं केश नलिका। अरे केश का मतलब समझ में नहीं आता? तो बालों जैसी माइन्यूट या नेरो ट्यूब्स इज द कैपिलरीज, राइट? इसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्वेश्चन बनते हैं, बाद में डिस्कस करूंगा। पर यहाँ ये समझ में आ गया कि कैपिलरी एक्शन से ऊपर राइज करेगा या फॉल होगा, ये डिपेंड करेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। कहानी क्लियर? अब समझे। अब पहले मैं बात कर रहा हूं एक्सेस प्रेशर की। हम पहले एक्सेस प्रेशर की बात करेंगे, फिर हम कैपिलरी एक्शन पे आएंगे, और बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है? केस बनेंगे, अलग अलग केस बनेंगे। एक्सेस प्रेशर, जैसा कि आपसे कहा, किसी भी लिक्विड की फ्री सरफेस के अंदर और बाहर प्रेशर का डिफरेंस ही एक्सेस प्रेशर है, राइट? अब इसके बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं। सबसे आसान डेरिवेशन है किसी भी लिक्विड ड्रॉप का इक्विलिब्रियम मेंटेन करके आंसर निकाल लेना। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो आपसे बात की जाए कि ये ड्रॉप है, राइट? इसमें पानी है, इस ड्रॉप का दो पार्ट करता हूं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेरिकल ड्रॉप्स। बात समझना ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं ये जो राइट हेमिस्फेरिकल ड्रॉप है, इस ड्रॉप और इस ड्रॉप का इक्विलिब्रियम मेंटेन है, बोलो भाई। यहां प्रेशर इधर पी इन और ये पी आउट, और पी इन माइनस पी आउट ही पी एक्स है। ये बात क्लियर? बात समझ में आ गई? अब यहां मैं एक क्वेश्चन ड्रॉप करूंगा तुम्हारे लिए, बल्कि दो क्वेश्चन ड्रॉप करूंगा जो अगली क्लास में पूछूंगा। एक तो वो क्वेश्चन जो आपको तो किसी भी चार्ज सोप बबल को चार्ज दे दिया जाए तो उसका रेडियस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? वो तो सबसे आसान तरीका है, उससे तो कोई आसान तरीका है ही नहीं कि जब आपने सरफेस पे चार्ज दे दिया, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिपेल कर रहा है। नहीं समझ में आई बात? पर आपने इलेक्ट्रिक प्रेशर पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब चार्ज दोगे तो उस एलिमेंट पे एक प्रेशर लग रहा होता है ना बाहर। देखो 100 बबल था तो अंदर हवा का कुछ प्रेशर होगा,
बाहर कुछ प्रेशर होगा पी नोट, और ये पी इन साइड ज्यादा होगा, तो पी इन माइनस पी आउट कुछ एक्सेस प्रेशर था 40/R वो आता है। लेकिन जब चार्ज दे दोगे तो अंदर से एक और आ गया ना, तो बढ़ाएगा ना जब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने। उसमें मैं बेहतरीन क्वेश्चन करूंगा 2-3, वो बात की बात करिए, पहले यहां आ जाओ वापस। अब सुनना ध्यान से कि ये तो है। अब मुझे बताओ किसी भी हेमिस्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया कितना होता है? ऑलवेज पाई आर स्क्वायर। डिपेंड्स ऑन एग्जैक्टली किस डायरेक्शन से देख रहे हो। प्रोजेक्टेड एरिया देखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट के पाथ में उस ऑब्जेक्ट को रख दो, उसका शेडो देख लो। ये तो करते हो आप लोग। जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसको पैरेलल बीम के सामने रख देते हैं, क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा ना, है ना? अब ये हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर को ऐसे रखा या ऐसे रखा तो सर्कल बनेगा, पर ऐसे रखा तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 बनेगा। नहीं समझ में आई बात? पर हमें यह किससे मतलब है? हमें तो इस वाले प्रोजेक्टेड एरिया से मतलब है ना। ये देखो, ये हेमिस्फेरिकल ड्रॉप बनाई, समझ में आ गई बात? हमें इस वाले प्रोजेक्टेड एरिया से मतलब है। क्लियर? अब आप मुझे बताओ कि ये पी ऑन और पी आउट की वजह से जो फोर्स लगेगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से, वो किस तरफ लगेगा? टुवर्ड्स द हायर प्रेशर ना। तो इधर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? पी इन माइनस पी आउट मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब बताओ, इस हेमिस्फेरिकल ड्रॉप की पूरी सर्कमफेरेंस पर सरफेस के अलोंग सरफेस टेंशन का फोर्स नहीं लग रहा होगा? बोलो भाई। और वो कितना? 2πRT। तो इधर लगने वाला फोर्स क्या है? 2πRT। क्या इन दोनों फोर्सेस ने ही एक दूसरे को बैलेंस करके रखा हुआ है? अगर मैं सिर्फ हेमिस्फेरिकल ड्रॉप देखूं तो आप क्या कहोगे? 2πRT must be equals to that P in minus P out is Px ना, into पाई आर स्क्वायर। पाई और आर को कैंसिल कर दो तो बताओ Px की वैल्यू क्या आ गई? 2T/R। नहीं समझ में आया? व्हाट अबाउट दिस सॉफ्ट बबल? कि साहब ये तो इतना ही रहना है, लेकिन सॉफ्ट बबल के दो सरफेस होंगी, तो ये वाला फोर्स डबल हो जाएगा, और जैसे ये डबल होगा वो 40/R हो जाएगा। तो जहां स्फेरिकल ड्रॉप है या बबल है या एयर बबल है या सॉफ्ट बबल है, वहां एक्सेस प्रेशर की वैल्यू 2T/R मिलेगी या 40/R मिलेगी। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फ्री सरफेस। अगर मैं आपसे कहूं एक एयर बबल विद इन दी वाटर है तो क्या बोलोगे? 2T/R। एयर बबल वाटर के अंदर, एयर बबल, समझ में आ गई बात? क्या मिलेगा? समझ में आई बात? और वाटर ड्रॉप में क्या मिलेगा? 2T/R। सॉफ्ट बबल में क्या मिलेगा? 40/R। एक केस और होता है जब डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर की सर्फेसेस हो, 2T 1/R1 प्लस 1/R2। पहले इसको बनाओ, ये एक्सेस प्रेशर है, लिख लेना जल्दी से। अब एक सवाल का जवाब तुम्हें ढूंढ के लाना है, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा, बताना ही है। ये बेटा तेरी बोतल का ढक्कन कैसा है? हाँ इसका ढक्कन खोल दो। हाँ चलेगा, दे दो मुझे। बोतल भी दे, बोतल भी दे। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भरा है? बोलो भाई, भरा है ना? तो टेस्ट ट्यूब एक नैरो ट्यूब होती है, मार्क जैसी होती नहीं होती? इसमें पानी भरो तो बाहर से शेप ऑफ द मेनिस्कस साफ दिखता है। वो जेल वाली रिफिल नहीं आती, उसमें भी देखना है मेनिस्कस दिखता है साफ साफ, कनकेव। टेस्ट ट्यूब में तो दिखता ही सीधा सीधा, ऐसे स्फेरिकल बन रहा होता है नीचे। तो जहां एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होता है, वहां शेप ऑफ द मेनिस्कस क्या होता है? कनकेव। अब सुनना, ये और ये बोतल जो है ये पानी से भीगती नहीं भीगती? अरे भीगती है ना भाई, नहीं भीगती? इसका मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन। एक और चीज,
अगर मैं इसमें पानी भरूं, मजेदार चीज है ये। अब यार तुम अपने घरों पर करके देखना है सब, ठीक है। अगर आप इसको खाली रखते हो और ऊपर से ऑब्जर्व करते हो, तो शेप ऑफ द मेनिस्कस कैसा होता है? कनकेव, कन्वेक्स ना? हॉरिजॉन्टल तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें तो एजेस पे देखना होता है। अंदर से देखो, कनकेव, कॉन्वेक्स। कनकेव मतलब मैं दो तीन लोगों को बताता हूँ, बाकी लोग गवाही दे देना कि हम सही बोल रहे हैं। बता भाई, है? तुम बुरा तो नहीं मानोगे? बोले हम क्यों नहीं मानेंगे भाई? अरे बोलो। दिख ही नहीं रहा। अब बता। साइड से दिख रहा है ना, ये साइड से पता लग जाता है आराम से। एजेस पे देखो, कनकेव, कॉन्वेक्स। कनकेव ना, तो लेस देन 90, ठीक है। अब तुम सबको एक साथ दिखेगा। ओ, अब बताओ, अब सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा? कॉन्वेक्स, कनकेव, कौन सा सच था, पहले वाला या बाद वाला? अच्छा ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है कि ये काफी एरिया ज्यादा था इस ढक्कन का। पतला लो थोड़ा सा, ट्रांसपेरेंट क्लियर दिखता है, अंदर कनकेव है, और आप उसको सरफेस से ऊपर तक भर दो, वो कन्वेक्स हो जाता है ऊपर से। और ये भी तय है कि सॉलिड और लिक्विड कॉम्बिनेशन हमने एक ही लिया है। बदला तो नहीं ना हमने? अगर कॉम्बिनेशन बदल देंगे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बदल जाएगा, पर हमने कॉम्बिनेशन नहीं बदला, इसका मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वो सही था, कन्वेक्स या कॉनकेव? कॉनकेव सही था, कन्वेक्स सही नहीं था। तुम्हें दिखा नहीं था कन्वेक्स? बेटा कोहेसिव फोर्स प्रोमिनेंट कैसे हो सकते हैं? भाई दो तरह के मॉलिक्यूल है हमारे पास, उनमें तीन तरह के फोर्स लगते हैं, कोहेसिव, 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 एडेसिव। और मॉलिक्यूल का नेचर अगर नहीं बदलोगे और कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की तो फोर्स नहीं बदलेगा। असल कहानी कुछ और है। एंगल, ये चीज जिन बच्चों की क्लियर होती है ना, उनसे सवाल गलत नहीं होते इस पे आने वाले। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉट अ फिक्स पैरामीटर। ये गिवन सॉलिड और कॉम्बिनेशन के लिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपेरेंटली बदल जाता है। क्या होता है? अपेरेंटली बदल जाता है, इसीलिए अपेरेंट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी डिफाइंड। अपेरेंट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी डिफाइंड है। तो जो लोग ये मान के चलते हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फिक्स है, ग्लास और पानी के लिए तो लेस देन 90 ही रहेगा। आई बात समझ में? उनकी कहानी बदल जाती। बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है जो आप क्लास में कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों की, और बहुत सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आएंगे, अच्छे सवाल भी बनेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेस प्रेशर का बेसिक तो हमने बात कर लिया कि फॉर्मूला क्या आएगा, इस पे काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जिनका डिस्कशन करेंगे, वो जो केस बनते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कैपिलरी एक्शन की बात करेंगे। सबसे ज्यादा बेहतरीन सवाल कैपिलरी पे ही बनते हैं, बेहतरीन सवाल बनते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। पहले एक सवाल का जवाब तुम्हें ढूंढ के लाना है, उससे क्या होगा कि तुम लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा जूम करके बना दीजिए। जूम कैसे करूं?